दुख शोक जब आ पड़े, दुख शोक जब आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल shauryaeducation.com पर। प्यारे दोस्तों, मैं संदीप कृष्ण पांडे सर आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज कराने वाला हूं। ठीक है, आप लोग एकदम अच्छे से प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, और अगर अन्य किसी प्रकार की वीडियो की आपको ज़रूरत या आवश्यकता है तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। उन प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलो क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न आया है और पहला प्रश्न कह रहा है कि सर, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका जन्म अंडे से होता है, भाई साहब, जिसका जन्म अंडे से होता है उसे अंडज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर, पक्षी क्यों नहीं होगा? क्योंकि पक्षी तब होगा जब ये कहा जाएगा कि जो आकाश में पंख द्वारा उड़ता है, ठीक है, और वो प्राकृतिक हो तो उसे पक्षी कह सकते हैं, क्योंकि पंख तो एरोप्लेन में भी होता है। आगे प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। मतलब आपसे अमृत का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हो कि अच्छा, अनेकार्थी शब्द नहीं है कह रहा है, तो आप सभी जानते हो कि अमृत का जो पर्यायवाची है वह स्वर्ण भी होता है, पारा भी होता है, दूध भी होता है, और अमृत का जो समानार्थी शब्द होगा वो मोती, यानी ये इसका समानार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा नंबर, अमृतलाल नागर के उपन्यासकार मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है, यानी ये किसके लिए लिखी गई थी। तो हम सभी जानते हैं कि यह तुलसीदास के लिए लिखी गई थी। जो किसने लिखा था? पंडित अमृतलाल नागर ने। ठीक है, इनकी एक ऐतिहासिक उपन्यास थी जो तुलसीदास के जीवन के ऊपर लिखा गया था। तो यहाँ तक 3 प्रश्न क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सघोष किसे कहा जाता है, पहले ये समझो। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए कंठ में थोड़ा ज़्यादा कंपन हो तो उसे कहा जाता है सघोष। क्या कहते हैं? सघोष। तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? सघोष। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है व्यंजन वर्गों के पहले दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन सभी विसर्ग सघोष होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विसर्ग होते हैं इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है और क्या नाम है, कंपन भी होता है, जैसे पुनः ऐसे करके, है ना, पुनः हो गया, प्रातः हो गया, ये शब्द हमारे विसर्ग वाले शब्द हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 5वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण एक वचन है तो इसके साथ एक वचन ही प्रयोग होना चाहिए, जिसकी वजह से ये ऑप्शन नंबर गलत है। आगे कह रहा है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण को अनेक नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी नंबर सही होगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण शब्द भी एक वचन है और एक वचन के साथ यहाँ पर अनेक शब्द प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा विकल्प है सही हो जाएगा। आगे 6वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। मेरे बच्चों, नासिक के व्यंजन क्या होता है पहले ये समझना। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में नाक की सहायता लेनी पड़ी, मतलब नाक के बल पे उसका उच्चारण किया जाए। तो सभी जानते हो कि भाई जो न है वह नासिक के व्यंजन है। बाकी च, ड और श हमारा ऊष्म व्यंजन है, च ताल व्यंजन है और ढ हमारा द्विगुण व्यंजन में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था। तो राजेश जोशी को जो साहित्य पुरस्कार मिला था वो उनकी दो पंक्तियों के बीच एक उपन्यास थी उसके लिए मिला था। इनके और भी उपन्यास हैं जैसे कि हमारा मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी, तो ये दोनों भी इनके उपन्यास हैं, पर दो पंक्तियों के बीच के लिए इन्हें राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से सन में? तो सन 2000 में। कब? 2000 में। तो इस बात को भी आप याद रखना। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, यानी यह प्रश्न रस से आया है। तो सब जानते हैं कि रसों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है, और उनमें एक करुण रस है। करुण का मतलब होता है दुख यानी शोक, तो इसका जो विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर आपको रस पढ़ना है तो मैंने प्लेलिस्ट में रस से संबंधित वीडियो डाला है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होगा। अतिरंजन का विशेषण पूछ रहा है, तो अतिरंजन का विशेषण अतिरंजित होता है। क्या होता है? अतिरंजित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इसका प्रैक्टिस दोबारा से अपने मन से करना बिना देखे, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो आपके साथ पुलिस या यूपीएससी या फिर एसएससी जीडी वगैरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनमें ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप उनकी मदद करो और आप खुद भी अपना एम को प्राप्त करो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि उत्साह रस का अस्थाई भाव क्या है। तो यहाँ पर इसने प्रश्न का जो टाइटल था वो गलत तरीके से लिख दिया है। इसको होना चाहिए था कि उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। तो हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी वीर या सेना के बीच अगर कोई मोटिवेशनल बातें कही जाए, उसके अंदर एक ऐसी कविता कही जाए जिससे उसके अंदर लड़ने की क्षमता या साहस आ जाए, तो वो लड़ने के काबिल हो जाता है। यानी वीर रस का जो अस्थाई भाव है वह है उत्साह, ठीक है, वह क्या है? उत्साह है। तो आप यहाँ करेक्ट मार देना आंसर, ठीक है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव हमारा रति होता है। क्या होता है? रति। इस बात को आप याद रखना। करुण रस का शोक होता है, अभिमान होता है, और हास्य रस का हास होता है। क्या होता है? हास। इस बात को भी आप याद रखोगे, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शहर की दाई मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी शहर की दाई किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 कह रहा है शक्ति संचित करने वाली नारी को कहते हैं, या अपराधिनी को कहते हैं, या फिर समाज की सेवा करने वाली स्त्री को कहते हैं, या फिर घर घर की खबर रखने वाली स्त्री को कहते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट है। क्यों? क्योंकि घर घर की जो खबर रखती है स्त्री, उसी को शहर की दाई कहते हैं, ठीक है। हम लोग गांव में देखते हैं, गांव वाले भी बोलते हैं कि ये गांव की नाइन है जो गांव में जा कर के सूचना इकट्ठा करके आ रही है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। बहुत बेहतरीन और बहुत नंबर 1 क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा डिटेल से आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो मराठी का जो संबंध है वह शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अच्छा, शौरसेनी अपभ्रंश से और कौन कौन से भाषाएं जिसको माना जाता है बोली हैं, तो पश्चिमी हिंदी हो गई, खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई और राजस्थानी हो गई। तो इतने प्रकार के जो हमारे भाषा और बोली हैं वह किस भाषा के अपभ्रंश हैं, तो शौरसेनी के, ठीक है। अच्छा सर, तो इसमें पैशाची अपभ्रंश क्या है। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी शब्द, यानी पंजाबी जो हमारा भाषा है वो पैशाची अपभ्रंश से आया है, ठीक। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी शब्द आया है या मराठी भाषा आया है। तो इस बात को भी आप याद रखना। आगे कह रहा है कि मगधी, तो मगधी से क्या आया है सर। मगधी से बंगाली, उड़ीसी, भोजपुरी, ये मगधी अपभ्रंश से आए हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मराठी जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से आया हुआ है। आगे प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि आपका सेवा निवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी। क्यों? क्योंकि इसमें इच्छा बोधक की बात की जा रही है, यानी अपनी इच्छा की बात की जा रही है, अपने मन से एक आशीर्वाद की तरह कहा जा रहा है कि आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमयी हो, ठीक है। संकेत नहीं कर रहा है
विधान नहीं कह रहा है या फिर निषेधात्मक नहीं, निषेधात्मक मतलब नहीं का मतलब जो बोध, जो वाक्य नकारात्मक या नहीं का बोध कराता है उसे निषेधात्मक कहते हैं। तो इसमें तो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इसलिए यह कौन सा वाक्य होगा, इच्छावादक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य होगा। आगे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत गर्व की बात है, क्या बताता हूँ। सूरीनाम, मॉरिशस, युगाना और अन्य देशों में इन निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो भोजपुरी है ना वो मॉरिशस में बोली जाती है, मॉरिशस की एक प्रमुख भाषा है। सोचो भोजपुरी हमारा कितना अच्छा भाषा है, लेकिन यहाँ के जो कुछ संगीतकार हैं उन्होंने इस भाषा को बदनाम करके रख दिया है। ठीक, भोजपुरी बहुत ही मधुर और एक अच्छी भाषा है। भोजपुरी, ब्रज, अवधी ये पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध भाषाओं में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपना एक कमेंट हमें ज़रूर देना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हैदराबाद किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस प्रकार का। अरे भैया आगे यहाँ पे ध्यान से देखो कौन सा पंचुएशन लगा है, कौन सा आपका प्रश्नवाचक क्या नाम है, विराम चिन्ह लगा है। तो भाई प्रश्नवाचक लगा है, तो सिंपल सा बात है, इसका तो पहचान आसानी से हो गया कि ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है सबको, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था। बहुत बेहतरीन और नंबर 1 क्वेश्चन है। और आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना आपको थोड़ी सी पद्य और गद्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा, केवल व्याकरण से काम नहीं चलने वाला है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो अपना संपादन किया था वो किया था प्रताप के लिए। किसके लिए? प्रताप के लिए। यानी इनके प्रताप नामक एक पत्र था जिसमें इन्होंने संपादन किया था। ठीक है। और जो आपका ये सुदर्शन है इसको लिखा था देवकी नंदन खत्री ने। ठीक। और अभ्युदय को लिखा था हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने। ब्राह्मण जो थे वो हमारे लिखे थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रकार से मैंने चारों के उत्तर आपको बता दिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो मंगलेश डबराल को सन 2000 में, कब? सन 2000 में जो हम देखते हैं इनकी एक साहित्य रचना थी, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहते हैं। अरे बहुत बेहतरीन है। देख लो आज के प्रैक्टिस सेट में आपने 2 ऐसे प्रश्न देखे जो अनेक शब्दों के एक शब्द यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक से आया हुआ है। तो आप इसे बेहतरीन तरीके से तैयार रखना। हालांकि आपको इस प्रैक्टिस में कुछ नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, पर मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कुछ हार्ड क्वेश्चन आपको लाऊंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजानुबाहु। क्यों सर? क्योंकि अजानुबाहु वर्तनी की दृष्टि से सबसे सही है। अजानबाहु नहीं होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न में छोटा उ का मात्रा नहीं है, तो वर्तनी की दृष्टि से आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। समबाहु नहीं होगा। समबाहु का मतलब जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ये ज़्यादातर त्रिभुज के लिए प्रयोग किया जाता है। और विषमबाहु भी त्रिभुज के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु कहा जाता है। आगे आपसे कह रहा है कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए यानी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं। अरे भैया उसे शंकर जी कहते हैं। अब आप कहोगे शंकर जी कहते हैं, हाँ भैया उसे शंकर जी कहते हैं। और शंकर जी का पर्यायवाची यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है आशुतोष। तो इसका करेक्ट आंसर आशुतोष हो जाएगा। ठीक है भाई, शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। जब देखो किसी राक्षस को आशीर्वाद देना है तो शंकर भगवान पहले हो जाते थे, क्योंकि वो जल्दी तपस्या कर लेते और शंकर भगवान दौड़े चले जाते, आशीर्वाद देते थे। चाहे वो भस्मासुर हो, रावण हो या फिर आपके हिरण्यकश्यप क्यों ना हो, तो उनको आशीर्वाद देने वाले हमारे आशुतोष महाराज ही थे। आशुतोष का मतलब जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है। जो किसी काम को करता है उसे कहा जाता है कर्ता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वधूत्सव
का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? वधूत्सव कह रहा है। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, हालांकि मैं बहुत जल्द ही आपके लिए संधि के लिए 5 से 6 मिनट के एक बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूं जिसमें आप संधि को पहचान सकते हो। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आगे कह रहा है कि वधूत्सव का संधि विच्छेद, तो सभी जानते हैं कि यह दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि के लिए वधु धन उत्सव होना चाहिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि वध नहीं होता है, वधो नहीं होता है, वध तो होगा ही नहीं है। तो यहाँ वधु, ध में बड़ा ऊ का मात्रा और यहाँ छोटा ऊ का मात्रा, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ ये दोनों मिल करके बड़ा ऊ ही बनाते हैं। तो बड़ा ऊ हमारे यहाँ लगा पड़ा है, इसलिए यह दीर्घ संधि का एक उदाहरण है और इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी है। तो इस बात को भी आप याद रखोगे। आगे कह रहा है चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना, ठीक है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। तो चितकोबरा के जो उपन्यासकार के लेखक हैं वह हैं आपके मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग, इनके अन्य भी उपन्यास थे जैसे कि अजनबी, ठीक है, अजनबी, इस बात को आप याद रखना। कठगुलाब, हिस्से की धूप, जादू का कालीन, इस प्रकार से मृदुला गर्ग के बहुत अन्य भी उपन्यास थे। तो ये जो चितकोबरा है मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण क्या है या हिंदी पर्याय क्या है? तो मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है जनशक्ति आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी। ये पुलिस में पूछा गया प्रश्न है और दोबारा से भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको चुना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है कि रिक्विजिशन का हिंदी पर्याय क्या है? रिक्विजिशन का हिंदी पर्याय आपका ऑप्शन ए है मांग। जब किसी चीज़ की डिमांड की जाती है तो उसे कहा जाता है रिक्विजिशन, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 कह रहा है जिसका अनुभव किया गया हो। मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैं इस विकल्प में करा रहा हूँ, इस प्रश्न में, इस टॉपिक में करा रहा हूँ, तो इसको आप कंठस्थ रखना और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन नंबर आपके सामने है अनुभाव्य, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अनुभवी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनुभव योग्य और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अनुभूत। तो जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहा जाता है अनुभूत। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आप सभी जानते हो कि इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है। यानी वो कह रहा है मैं आपके विचार से अंशतः सहमत हूँ, यानी आपने विचार दे दिया है, अपना परिणाम आपने प्रस्तुत कर दिया है और फिर वह सहमत हो रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में जो धीरे धीरे शब्द है वह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो सभी जानते हैं धीरे धीरे एक प्रकार से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा? रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब क्या होता है? वह क्रिया विशेषण जो किसी कार्य के होने का ढंग का बोध कराता है। तो धीरे धीरे एक ढंग ही तो हुआ। जैसे कि मैं अगर आपसे कह दूं तेज तेज, जल्दी जल्दी, तो ये किसी कार्य के ढंग का ही तो बोध करा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है और कह रहा है कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? अरे वाह, आपको सीधा सीधा दिख रहा है हे रे अरे, हे रे अरे किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो संबोधन कारक का होता है सर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके सामने 29 कह रहा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। और ये उदाहरण आपके सामने है प्रतिधन अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी ई का मात्रा है और यहाँ पे अ है, और सब जानते हो कि जब छोटी ई और अ को मिलाया जाएगा तो बनेगा य। क्या बनेगा? य। और य व र ज़्यादातर किस संधि में आते हैं? तो यण संधि में आते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यण संधि, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पूर्ण विराम के स्थान पर अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इसमें से वह कौन सा चिन्ह है? मतलब पूर्ण विराम के स्थान पर हम कौन सा नया चिन्ह लगा सकते हैं?
अरे भैया फुल स्टॉप, इंग्लिश में हम बोलते हैं फुल स्टॉप, तो उसके स्थान पर आप इसका प्रयोग कर दोगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और हाँ, मैं पूर्ण विराम का आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप कमेंट करके हमें बता देना, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक प्रश्न आपसे इससे ज़रूर पूछता है। तो आप अगले बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अरे भैया, नया दाना नया पानी का मतलब होता है नई नई नौकरी, शादी नहीं, गलत ढंग से कमाई नहीं, नई उपज नहीं, बल्कि नई नई जब किसी की नौकरी मिलती है लगती है तो कहावत कहा जाता है कि भैया अभी तो उनका नया दाना नया पानी है, ठीक है। आगे आपको प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है कि लड़ाकू शब्द में कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय है, माफ़ करना, लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। किसी शब्द के अंत में, कहाँ पर, किसी शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। अगर शब्द के प्रारंभ में लगेगा तो वो उपसर्ग कहलाएगा। तो लड़ाकू में अगर देखा जाए, लड़ प्लस आकू आ रहा है, लड़ प्लस आकू, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि आकू जो हमारा प्रत्यय है वह यहाँ ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।